Good morning, my dear students. Welcome to Parth Online Tutorials. In the previous video, we have completed our third chapter, that is reproduction. Now, in today's class, we are going to start chapter number 4, that is heredity and evolution. My dear friends, my dear students, we are not going to do the evolution part of this chapter as it is already deducted by the CBSE revised syllabus of session 2020 and 21. We are going to do only heredity portion of this chapter. Okay, so let's start. My dear students, first of all, we have to understand the basic terminologies of this chapter. We have around or approx 20 terms through which we can easily understand the upcoming subtopics or topics of this chapter, that is heredity. Okay, so let's begin with the help of some terms. The first two terms are really important as this name is already used in this chapter title, that is heredity and genetics. दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स कि जेनेटिक्स किसको बोलते हैं. जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द हेरिडिटी. इसकी क्या डेफिनेशन है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द हेरिडिटी. अब इस डेफिनेशन में एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि हेरिडिटी क्या है. वो तो हमें पता चल गया कि जेनेटिक एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो हेरिडिटी से डील करती है, बट हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी और इनहेरिटेंस ये दोनों ही सेम वर्ड है, सेम इनके मीनिंग है. हम सब वी कैन यूज समटाइम हेरिडिटी एंड समटाइम वी कैन यूज इनहेरिटेंस. Heredity is the transmission of character from one generation to next generation. From generation to generation. What I'm saying, listen carefully. Heredity is the transmission or transfer of characters from generation to generation. Means parents to individual, parents to offsprings. यहां पर टू वर्ड्स न्यू आपने सुने होंगे जो मैंने अभी बोले हैं कि ट्रांसफर ऑफ करेक्टर. करेक्टर वर्ड आता है यहां पे, ठीक है. एक तो ये वर्ड न्यू है, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. पेरेंट्स तो पता है, ये ऑफस्प्रिंग क्या है. तो दो न्यू वर्ड्स आते हैं. पहले हम डिस्कस करते हैं ऑफस्प्रिंग को कि ऑफस्प्रिंग या इंडिविजुअल ये क्या है. दे आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दे आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एग्जाम्पल, सभी, हम सभी, मैं भी ऑफस्प्रिंग हूं अपने पेरेंट्स का. आई एम इंडिविजुअल ऑफ माई पेरेंट. ठीक है ना. सो आई एम प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आई एम बाई पेरेंटल इन ओरिजिन. हम क्या है? हम बाई पेरेंटल है ओरिजिन से. मींस मेल और फीमेल के प्रोडक्ट हैं, हम उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं. तो जो ऑफस्प्रिंग है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दे आर बाई पेरेंटल इन नेचर. वी आर बाई पेरेंटल इन नेचर. नेक्स्ट वर्ड, जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, वो है करेक्टर्स. कि करेक्टर्स क्या है? करेक्टर्स क्या है? दे आर द फीचर्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स. यू कैन से. देखो करेक्टर्स क्या है, आप बोल सकते हो ये हमारे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर्स है. अब हमारी बॉडी की या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन को फॉलो करते हैं, जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, मैं उनकी बात करता हूं कि उनकी बॉडी के मॉर्फोलॉजिकल यानी फेशियल फीचर्स और फिजियोलॉजिकल बॉडी के स्ट्रक्चर्स, ईयर्स, आईज, नोज, ये स्ट्रक्चर, इनको हम फिजियोलॉजिकल बोलते हैं. और अगर सिर्फ फेस की बात करते हैं, सिर्फ फेस की अपीयरेंस की, ठीक है, तो वो है मॉर्फोलॉजिकल. पूरी बॉडी की बात करते हैं कि 2 हैंड्स हैं, लिम्स हैं, चेस्ट है. अगर पूरी बॉडी की बात करेंगे, उसकी हाइट, कलर की, वेट की बात करते हैं तो फिजियोलॉजिकल बोलते हैं. और सिर्फ फेस की बात करेंगे तो मॉर्फोलॉजिकल. ठीक है. तो इन दोनों ही फीचर्स को हम क्या बोलेंगे? करेक्टर्स. ये हमारे करेक्टर्स हैं. ठीक है बेटा. करेक्टर्स के बाद वर्ड आता है ट्रेट्स का. ये ट्रेट्स क्या है? दे आर द डिस्टिंग्विशेबल एक्सप्रेशंस ऑफ करेक्टर्स. करेक्टर्स को भी हम वी कैन डिस्टिंग्विश द करेक्टर्स. हम करेक्टर्स को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. करेक्टर में एग्जांपल क्या होगा? करेक्टर से मेरी हाइट आ जाती है.
मैं यहां पर हाइट ले सकता हूं। कैरेक्टर में अगर मुझे एग्जांपल मेंशन करना हो तो आई कैन राइट हाइट, ठीक है, आई कैन राइट हाइट। ये मेरा फिजियोलॉजिकल फीचर है मेरी बॉडी का, या किसी बॉडी का फिजियोलॉजिकल फीचर हाइट है। कलर, मैं कलर भी मेंशन कर सकता हूं, कलर भी एग्जांपल हो सकता है कैरेक्टर का। वेट, ठीक है ना, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कैरेक्टर्स। कैन आई डिस्टिंग्विश द कैरेक्टर्स, क्या मैं कैरेक्टर्स को भी डिफरेंशिएट कर सकता हूं, उसको एक्सप्रेशन दे सकता हूं? यस आई कैन, और उसको हम ट्रेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, हाइट को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो तो टॉल या ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ, तो ये ट्रेट्स है। टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस आर द एक्सप्रेशन ऑफ हाइट कैरेक्टर, यू कैन से। और अगर कलर को एक्सप्रेस करना हो मुझे, तो अगर अपनी बॉडी में करना हो तो हमारे में दो ही कलर होते हैं, या तो 2 to 3 कलर्स होते हैं, व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन। तो आई कैन डिफरेंशिएट द कलर इन 3 पार्ट्स। नंबर 1, ब्लैक, व्हाइट एंड ब्राउन। So black, white, brown are the traits of color character, ठीक है, तो उनको हम ट्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। हम कैरेक्टर्स को भी डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और उनको हम ट्रेट्स बोलेंगे। नेक्स्ट है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है? दे आर द यूनिट्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन। जो जनरेशन से जनरेशन में कैरेक्टर्स को लेके जाते हैं, जो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। जो आज की जनरेशन में जिनको हम टर्म यूज करते हैं जीन्स, पहले इनको फैक्टर बोलते थे, आज इनको जीन्स बोलते हैं। जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट, जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो ये हाइट है, कलर है, इनको कैरी कौन करता है? जीन्स कैरी करते हैं इनको, जिनको हम फैक्टर बोलते थे पहले और आज हम इनको जीन्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एलील्स। ये एलील्स क्या है? एलील्स देखो, जो जीन्स होते हैं कहां पर प्रेजेंट होते हैं? डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं और यू कैन से दे आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, कि डीएनए के किसी एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं, ठीक है। अब एलील्स क्या कहते हैं कि जितने भी आपकी बॉडी के अंदर जीन्स हैं वो कभी भी अकेले नहीं रहते, वो हमेशा पेयर में रहते हैं। जीन्स ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन पेयर्स, यानी किसी अगर एक लोकेशन की बात करता हूं तो यहां पर आपको 2 जीन्स देखने को मिलेंगे एक ही कैरेक्टर्स के। यू कैन सी द 2 टाइप ऑफ जीन्स ऑफ द सेम कैरेक्टर, हमेशा आपको 2 ही मिलेंगे। नंबर की बात, नोट टाइप्स, नंबर की बात करते हैं तो एलील्स हमेशा ग्रुप में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे हाइट के जीन्स अगर मेंशन करने हो कि किसी डीएनए के अंदर हाइट के जीन्स है तो वो हमेशा ग्रुप में होंगे, और वो भी 2। ऐसे वी कैन राइट जीन्स ऑफ हाइट, नंबर 2 जीन्स ऑफ हाइट, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज एलील्स। ये मैंने यहां पर क्या लिखा है? एलील्स की जो जीन्स है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, और एक ही कैरेक्टर के होते हैं। अब जीन्स ऑफ हाइट में यहां पर जीन्स टॉलनेस भी आ सकता है, वी कैन राइट टॉलनेस। अगर हमें जीन्स ऑफ हाइट नहीं लिखना तो हम टॉलनेस लिख देते हैं। अगर हमें जीन्स ऑफ हाइट में सेकंड अगर जो कैरेक्टर हाइट में अगर ड्वार्फ है तो यहां पर ड्वार्फ मेंशन कर देंगे, ड्वार्फ, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, ठीक है। तो यानी जो जीन्स होंगे आपके डीएनए में हमेशा 2 होते हैं, कोई भी सिंगल जीन प्रेजेंट नहीं होता है। एलील्स को मैं, और अभी तो मैंने यहां पर टॉलनेस और ड्वार्फनेस लिखा, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? अगर बिल्कुल सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो, या तो मैं 2 डिफरेंट टाइप के लिख दिए जीन्स, क्योंकि हाइट के जो ट्रेट्स हैं 2 टाइप्स के हो सकते हैं। हाइट के जो ट्रेट है, हाइट इज अ कैरेक्टर, और उसके ट्रेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, टॉलनेस और ड्वार्फनेस। तो मैंने दोनों अलग अलग लिख दिए। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि किसी डीएनए के अंदर दोनों ही सेम टाइप के हो, तो उसको हम सिंपल लिख देंगे, टॉलनेस, टॉलनेस। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके डीएनए के अंदर दोनों ही ड्वार्फ टाइप के जीन्स हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ड्वार्फनेस, ड्वार्फनेस,
तो ये मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया है, ये सबके सब क्या है, ये एलील्स है। ये क्या है, एलील्स है। और एक सिंगल क्या है इस एलील्स में, जीन्स। ये क्या है, जीन्स, यानी दो जीन से मिलके बनता है एलील्स। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी डीएनए हैं, जितने भी सेल हैं, उनके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी डीएनए है, हर डीएनए के अंदर जो जीन्स है वो हमेशा ग्रुप में प्रेजेंट है, एलील्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, एलील्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बार बार इतने बड़े वर्ड लिखना, टॉलनेस टॉलनेस, ड्वार्फनेस ड्वार्फनेस। ये तो मैंने फिर भी सिंपलीफाइड लिखा है, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, जीन ऑफ हाइट कॉमा जीन ऑफ हाइट, जीन ऑफ कलर कॉमा जीन ऑफ कलर। इतने बड़े बड़े वर्ड्स लिखना तो हमारे लिए काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसके लिए भी एक टर्म यूज होती है, इसको बोलते हैं सिंबल्स। क्या बोलते हैं, सिंबल। हमने सिंबल यूज करने हैं जब भी हम अपने जीन्स को रिप्रेजेंट करेंगे इस चैप्टर में, तो हमेशा विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स करेंगे। A to Z जो आपके अल्फाबेट्स हैं, कैपिटल में भी और स्मॉल दोनों में ही यूज कर सकते हैं हम अल्फाबेट्स को, कैपिटल में भी और स्मॉल में भी। तो सिंबल यूज करने हैं, हम कोई भी सिंबल देख सकते हैं। जैसे टॉलनेस को हम देते हैं कैपिटल T, तो वी कैन राइट द एलील्स लाइक दिस, कैपिटल T कॉमा कैपिटल T। ड्वार्फनेस को हम देते हैं स्मॉल t कॉमा स्मॉल t। तो कितना इजी हो गया इसको लिखना। आपको बड़े वर्ड्स लिखने के लिए सिर्फ एक अल्फाबेट लिखना है, वो ज्यादा इजी है, या बहुत ज्यादा वर्ड लिखना ज्यादा इजी है? वर्ड्स लिखना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बट अल्फाबेट लिखना काफी इजी है, इसलिए सिंप्लीफाइड कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। जब भी हम वी ऑलवेज राइट द एलील्स इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स। हमें अल्फाबेट्स की फॉर्म में ही लिखना है। जब भी जीन्स को लिखेंगे तो भी अल्फाबेट्स की फॉर्म में ही लिखेंगे, वो इजी हो जाएगा। गॉट इट? तो ये आपके 8 सिंबल्स हमने किए हैं। उसके अलावा कुछ और सिंबल्स भी हैं, कुछ और टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज अभी फिनिश नहीं हुई है। अभी भी हमारे पास 10 टर्मिनोलॉजीज बची हुई हैं। इन टर्मिनोलॉजीज को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट उनका सिर्फ नेम देख लेते हैं, वो है क्या। डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो हम आगे टॉपिक करने वाले हैं, ये हम टॉपिक की हेल्प से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनकी डेफिनेशन से आपको समझ में नहीं आएगा और ये कंफ्यूजन ही क्रिएट करेंगे अगर मैं इसकी डेफिनेशन अभी बताता हूं आपको। बट लेकिन अगर हम टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं और टॉपिक में अगर ये वर्ड्स आते हैं, तो ये बहुत ईजी और मेमोराइज वे में आपको मिलेंगे। तो हम उसको वही करेंगे जब हमारे टॉपिक स्टार्ट होंगे। उनके नेम्स क्या है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस जिसको हम प्योर बोलते हैं, हेट्रोजाइगस हाइब्रिड, एक ही बात है, डोमिनेंट फैक्टर, रिसेसिव फैक्टर, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, मोनोहाइब्रिड रेशियो, डाईहाइब्रिड रेशियो। तो मैंने इनको प्रोनाउंसिएशन इनकी कर दी है, ठीक है, बट इनकी एक्सप्लेनेशन जब टॉपिक स्टार्ट होंगे हम तभी करेंगे। इंपॉर्टेंट है, बट टॉपिक की हेल्प से ही करेंगे तो बहुत अच्छी तरह आपके माइंड में ये फिट हो जाएंगे, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो अभी तक 18 टर्म्स हमने इनके प्रोनाउंस किया है, 8 को डिस्कस कर लिया। वी हैव डिस्कस जेनेटिक्स, हेरिडिटी, ऑफस्प्रिंग, कैरेक्टर, ट्रेट्स, फैक्टर, एलील्स, सिंबल्स। इनको हमने डिटेल में स्टडी किया है और जो आपके 10 टर्मिनोलॉजी जो बची हुई हैं उनको हम टॉपिक बाय टॉपिक स्टडी करेंगे और वो टर्म्स भी आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें फादर ऑफ जेनेटिक्स को डिस्कस करना भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये चैप्टर है वो इन्हीं की ही देन है। ड्यू टू हिज रिसर्च वी कैन स्टडी दिस चैप्टर वेरी इजीली। इन्होंने जो रिसर्च की थी उसी के ही वजह से हम इस चैप्टर को आज रीड कर रहे हैं और हमें काफी नॉलेज मिलती है। उनका नेम था ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रिगोर जॉन मेंडल, ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर बोलते हैं इनको, कॉमनली नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको जेनेटिक्स के फादर के लिए इनको टाइटल मिला, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने रिसर्च की थी, इन्होंने मैकेनिज्म दिया कि हम बोलते तो है कि हेरिडिटी, तो पहले ये वर्ड तो पहले यूज हो चुका था, हेरिडिटी। इसमें बोलते थे कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। से वो सिर्फ एक डेफिनेशन थी। अगर कोई प्रूफ पूछता था क्या प्रूफ है और हाउ इट इज पॉसिबल, तो आंसर नहीं था। आपके जो साइंटिस्ट की जो इंडस्ट्रीज है, बायोलॉजी की जो लाइफ है, जो दुनिया है, उसके अंदर वो आंसर ही नहीं था कि हाउ इट इज पॉसिबल कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हाइट कैसे ट्रांसफर हो जाती है, कलर कैसे ट्रांसफर हो जाता है, पेरेंट्स का बच्चों में कैसे आ जाता है, कोई क्या उनके साथ रहने से आता है, कोई मैजिक है, कोई जादू है, ऐसा पॉसिबल कैसे है? तो आंसर किसी के पास नहीं था। आंसर दिया किसने? ग्रीगर जॉन मेंडल ने आंसर दिया। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट, एक डेमो करके भी दिखाया उन्होंने।
उन्होंने लाइव डेमो करके दिखाया, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन दिया उन्होंने, और उन्होंने मैकेनिज्म दिया। मैकेनिज्म क्या होता है, जब किसी चीज को हम डिटेल में पता करते हैं कि हाउ ये काम कैसे कर रहा है, हाउ इट वर्क्स, तो वो भी एक्सप्लेन किया ग्रीगर जॉन मेंडल ने। उन्होंने अपने डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद लॉज भी दिए। ही प्रपोज द लॉज ऑफ हेरिडिटी और यू कैन से इनहेरिटेंस। उन्होंने ये दो मेन वर्क किए जिसकी वजह से वो आज भी फेमस हैं एक ही टाइटल से कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। कि उन्होंने कौन से दो मेन वर्क किए थे? नंबर 1, he demonstrate the mechanism of transmission of character from generation to generation। उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने जनरेशन टू जनरेशन में ये करके भी दिखाया कि हाउ इट इज पॉसिबल, कि होता कैसे है। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट करके दिखाया। नंबर 2, उन्होंने लॉज भी दिए इनहेरिटेंस के कि कौन कौन से लॉज इसमें फॉलो होते हैं, कि जब भी कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो कुछ लॉज को फॉलो करते हैं, वो लॉज भी एक्सप्लेन किए। और थर्ड था ही प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर। जो फैक्टर हमने टर्म्स यहां पर की थी जीन्स वाली, वो फैक्टर वर्ड किसने अराइज किया था? वो मेंडल ने ही अराइज किया था, फैक्टर वाला टर्म्स। और उन्होंने बताया था कि ये पॉसिबल इसलिए हो पाता है कि कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, उनको कोई कैरी करके लेके जाता है। कौन कैरी करके लेके जाता है? फैक्टर्स कैरी करके लेके जाते हैं, जिसको आजकल हम जीन्स बोलते हैं। ये जीन्स वर्ड किसने प्रपोज किया था? जोनासन ने। जोनासन एक साइंटिस्ट है, 1909 में उन्होंने फैक्टर को जीन अनाउंस किया, जो आज भी यूज करते हैं हम जीन्स। तो जीन्स की वजह से पॉसिबल होता है कि हमारे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। लेकिन अब ये बात आपको और बहुत अच्छी तरह पता है जो चैप्टर नंबर 3 में हमने की थी, कि रिप्रोडक्शन चैप्टर में, कि जीन्स कैसे लेके जाते हैं। स्पर्म के अंदर क्या होता है? जीन्स ही होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं 23 क्रोमोसोम। ओवम के अंदर क्या होता है? उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा? डीएनए। डीएनए के अंदर क्या है? जीन्स। तो जीन्स मदर से भी इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, जीन्स फादर से भी इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं थ्रू ओवम एंड स्पर्म रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और उनसे मिलके बनता है न्यू ऑर्गेनिज्म, तो उसके दोनों ही इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो कितना ज्यादा इन्होंने डीप में इन्होंने सोचा और सब कुछ एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये अभी हमने ओवरव्यू किया इस चैप्टर का, ये इंट्रोडक्शन है। हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, मैं एक बार आपको बता दूं कि जो ये हेरिडिटी है, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। नंबर 1, टर्म्स। जितनी टर्म्स मैंने बताई हैं उन सब टर्म्स को हमें लर्न करना है, याद करना है। जो टर्म्स मैंने नहीं बताई उनको भी लर्न करना है, बट अभी उनका टाइम आया नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि हमको टॉपिक के साथ करेंगे उन टर्म्स को। तो इन टर्म्स को भी करना है आपने। ये टर्म्स तो इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टर्म्स मैंने रेड मार्कर का यूज करके लिखी हैं, ये टर्म्स तो कई 10 टाइम्स इंपॉर्टेंट है ब्लैक वाले टर्म्स। ठीक है, बट वो टॉपिक के साथ ही करेंगे। तो हमने टर्म्स करनी है। नंबर 2, डेमोन्स्ट्रेशन करना है। जो मेंडल ने डेमोन्स्ट्रेशन किया था वो डेमोन्स्ट्रेशन हमने भी करना है। ऐसे 2 डेमोन्स्ट्रेशन है। कितने डेमोन्स्ट्रेशन है? 2। ऐसे 2 डेमोन्स्ट्रेशन हमने करने हैं। ये भी चैप्टर का पार्ट है। नेक्स्ट है लॉज। हम लॉज भी करने वाले हैं। जो लॉज मेंडल ने दिए थे वो लॉज हमें भी करने हैं। ठीक है, और लास्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी। न्यू बॉर्न बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये मेन 4 टॉपिक्स रहेंगे हमारे इस चैप्टर के। टर्म्स, ठीक है, जो जिनमें से हाफ टर्म्स हमने अभी कर ली है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन, हमें भी एक्सपेरिमेंट करके देखना है। जो मेंडल ने किया था वो 2 एक्सपेरिमेंट थे, दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। उसके बाद वो लॉज करेंगे जो मेंडल ने दिए थे, और लास्ट में सेक्स डिटरमिनेशन का एक टॉपिक है, उसको भी हमें कवर करना है। सो ये 4 टॉपिक्स खत्म जैसे ही कंप्लीट होंगे हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक या सब बेसिक यू कैन से टॉपिक्स है जो हमें हेल्प करेंगे इन 4 टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने में। सो लेट्स स्टार्ट। Yes, my dear students. So we're going to start the demonstration of Mendel. हम मेंडल के वो डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। डेमोन्स्ट्रेशन जो मेंडल ने परफॉर्म किए थे मेनली 2 थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। एज द नेम सजेस्ट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यहां पर जो क्रॉस वर्ड यूज हुआ है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज हुआ है प्लांट्स में। ठीक है, जो मेंडल था, मेंडल ने अपने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किसी एनिमल्स को चूज नहीं किया, उसने प्लांट्स को चूज किया, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जीन्स तो प्लांट्स में भी होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने प्लांट्स को चूज किया कि उसको ऑब्जर्व करना ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि वो लोकोमोटिव नहीं है, मूवेबल नहीं है, एक ही पोजीशन पे फिक्स रहता है, तो उसको ऑब्जर्व करना काफी इजी हो जाता है। इसलिए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्लांट को चूज किया। और कौन से प्लांट को चूज किया? पी प्लांट को चूज किया, मटर।
मटर के पौधे को, पी प्लांट, उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। क्या ऑब्जर्व करना था, वो क्या डेमोस्ट्रेशन करना चाहते थे, वो क्या डेमो शो करना चाहते थे पब्लिक के सामने? वो डेमो शो करना चाहते थे हेरिडिटी का, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। उन्होंने उसी पी प्लांट्स की कई सारी जनरेशन डेवलप की अपने पार्क में, जो उनका प्रीमिसेस था, ठीक है, अपने पार्क में उन्होंने कई सारे जनरेशन डेवलप की। एक ही पी प्लांट्स के कई सारे, उन्होंने बहुत सारी जनरेशन बनाई और हर जनरेशन को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, कितने ट्रांसफर होते हैं, कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कौन सा कैरेक्टर हर बार ट्रांसफर होता है। ऐसे उन्होंने पूरे कंप्लीट डिटेल रेडी की पी प्लांट्स की, क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स है, तो जीन्स का वे एक ही रहेगा हर ऑर्गेनिज्म में, हर ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाने का, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। लेकिन पी प्लांट को चूज करने के कई और बहुत सारे रीजन थे, वो हम वन बाय वन करने वाले हैं कि व्हाई ही सिलेक्टेड द पी प्लांट। जो डेमोन्स्ट्रेशन है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो दो है जो हम करने वाले हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। मैंने आपको क्रॉस के बारे में बता दिया कि क्रॉस का मतलब क्या है। यहाँ पे यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाली है, किसकी? प्लांट्स की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ पर इंटरब्रीडिंग भी होगी, जो आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगी। मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है? मोनो यानी वन, डाई हाइब्रिड यानी टू। डाई मीन्स टू, मोनो मीन्स वन। मोनो का मतलब यहां पर क्या है? एक है, और डाई का मीन्स टू। सबसे पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया। कैरेक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, कैरेक्टर हाइट का हो सकता है, कलर का हो सकता है, शेप का हो सकता है, वेट का हो सकता है, लेकिन हर कैरेक्टर को अगर, सभी कैरेक्टर को अगर एक साथ ऑब्जर्व करेंगे तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट हो जाता है। लेकिन बिगिनिंग में ही अगर हम सभी सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कैसे होगा? इसीलिए मेंडल ने ये सोच रखी और मेंडल ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को ऑब्जर्व करेगा स्टार्टिंग में, बाद में वो इंक्रीज करता जाएगा अपने कैरेक्टर्स को। जो कि सेकंड एक्सपेरिमेंट है, उसमें दो कैरेक्टर को ऑब्जर्व करने हैं। तो पहला जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसमें मेंडल ने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया पी प्लांट के, और वो कौन सा है जब स्टार्ट करेंगे वो आपके सामने आएगा। मैंने जो टर्म्स थे, जो हमारी टर्म्स रह गई थी, वो मैंने ऑलरेडी हमारे राइट हैंड साइड में मैंने मेंशन कर दी है, जिससे कि जब हम एज स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाए अपने एक्सपेरिमेंट्स की तरफ तो ये टर्म्स भी क्लियर होती जाए, ठीक है। इनको टिक भी करते रहेंगे कि ये टर्म्स आ चुकी हैं, अभी तक नहीं आई है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड व्हाई मेंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट। पी प्लांट उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया अपने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? नंबर वन, प्योर वैरायटीज आर अवेलेबल इन द मार्केट। किसी प्योर वैरायटीज किसको बोलते हैं? प्योर वैरायटीज हम उसको बोलते हैं जिसके एलील्स बिल्कुल आइडेंटिकल हो, जिसके जीन्स आइडेंटिकल हो पूरी बॉडी के अंदर। एलील्स क्या होते हैं? एलील्स मैंने आपको बता चुका हूं। एलील्स हम उसको बोलते हैं जहां पर जीन्स ग्रुप में होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो हाइट में जीन्स को हम किस अल्फाबेट से शो करते हैं? टी से। कैपिटल टी या स्मॉल टी? कैपिटल टी या स्मॉल टी? तो यहां पर जब आइडेंटिकल अल्फाबेट्स लिखे हो, है तो एलील्स, लेकिन इस एलील्स के अंदर जो जीन्स है वो कैसे है? बिल्कुल आइडेंटिकल है, दोनों ही कैपिटल टी है, या इसको मैं ऐसे लेता हूं, दोनों ही स्मॉल टी, दोनों ही जीन्स आइडेंटिकल है। तो ऐसी कंडीशन को हम प्योर वैरायटी बोलते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो एलील्स हैं उनके अंदर जो जीन्स हो, अगर वो आइडेंटिकल हो तो हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे कि वो एक ऑर्गेनिज्म प्योर ऑर्गेनिज्म है। मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी के अंदर जो जीन्स है वो आइडेंटिकल है या नहीं है, वो तो एक्सपेरिमेंट करने या रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन क्या पैरामीटर रहते हैं ये डिसाइड करने के कि वो ऑर्गेनिज्म प्योर है या नहीं है? वो डिसाइड करते हैं एलील्स, कि उसके पास जो एलील्स के पास जो जीन्स है वो आइडेंटिकल है या नहीं है। अगर मैं एलील्स को ऐसे लिखता हूं, देखो बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मैंने एलील्स लिखे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो प्लांट हो एनिमल, में किसी का लिख दिया यहां पर, ठीक है। तो क्या वो ऑर्गेनिज्म प्योर है? नहीं, वो ऑर्गेनिज्म प्योर नहीं है। उसकी बॉडी में दो डिफरेंट टाइप के जीन है, एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट जीन, एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट जीन है। तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं एक टर्म डिस्कस करने वाला हूं यहां पे, डोमिनेंट। क्या? डोमिनेंट फैक्टर, ये रहे डोमिनेंट और रिसेसिव। इनको पूरा ऐसे लिखते हैं, डोमिनेंट फैक्टर, रिसेसिव फैक्टर। फैक्टर यानी जीन्स, जिसको आजकल जीन्स बोलते हैं। तो
तो जीन्स भी कोई डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। डोमिनेंट मतलब क्या है? पावरफुल, जो अपना प्रभुत्व रखता हो, अपना डोमिनेंस क्रिएट करता हो। हमारे क्लास में भी ऐसा होता है, हमारे ग्रुप में ऐसा होता है, फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई एक स्टूडेंट या एक हमारा फ्रेंड होता ही है जो डोमिनेंट होता है दूसरों के ऊपर, जो अपनी चलाता है, ठीक है। और एक फ्रेंड ऐसा भी होता है जो रिसेसिव होता है, जो कुछ बोलता नहीं है दूसरे फ्रेंड के सामने। अगर उसके साथ उस जैसा ही कोई दूसरा हो तो उसके सामने बोल लेता है, लेकिन अगर उसके सामने डोमिनेंट फ्रेंड खड़ा है तो उसके आगे नहीं बोलेगा। तो जो अपने रूल चलाता हो, जो जिसकी ही चलती हो, आप कह सकते हो, जिसका प्रभुत्व हो, डोमिनेंस हो, तो उसको हम डोमिनेंट फैक्टर बोलते हैं। वो आपकी बॉडी के अंदर भी होते हैं। ऐसे जीन्स होते हैं जो दूसरे जीन्स की चलने नहीं देते और अपने अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को रन करते हैं। ऐसे जीन्स को हम, ऐसे फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि डोमिनेंट फैक्टर को हमेशा हमने कैपिटल अल्फाबेट से शो करना है। किससे शो करना है? कैपिटल अल्फाबेट से। जब भी हम डोमिनेंट जीन को शो करेंगे तो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से करेंगे। अब ये रिसेसिव फैक्टर क्या है? ऐसे जीन्स जो हमारी बॉडी में होते हैं बट वो डोमिनेंट नहीं होते, यानी वो अपने रूल्स नहीं चला पाते। कब? जब उनके साथ डोमिनेंट हो। अगर उनके साथ डोमिनेंट फैक्टर नहीं होता तो वो अपना काम करते हैं, लेकिन जब भी उनके साथ कोई डोमिनेंट फैक्टर आ जाएगा तो वो अपना वर्क नहीं कर पाते। डोमिनेंट ही अपना वर्क करता है, वो सिर्फ साथ में रहते हैं, ठीक है, सिर्फ रिसाइड करते हैं, इसलिए उनको रिसेसिव फैक्टर बोलते हैं। और शायद वो कभी अपने आप को शो करें, वो शो कब करेंगे? जब उनके साथ डोमिनेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी देखो मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं। तो ये जो कैपिटल टी लिखा है, दोनों ही डोमिनेंट फैक्टर है, दोनों ही कैपिटल टी लिखे हैं। तो जब दोनों ही डोमिनेंट है तो चाहे ये वाला फर्स्ट वाला कैपिटल टी जीन वर्क करे या सेकंड वाला जीन वर्क करे, बात तो एक ही है। अगर मैं स्मॉल की बात करता हूं, ये देखो दोनों ही मैंने स्मॉल लिखे हैं, दोनों ही मैंने जीन्स स्मॉल अल्फाबेट में लिखे हैं, तो ये आपके रिसेसिव फैक्टर है। और यहां पर देखो बच्चों, ये क्या लिखा है मैंने एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का एलील्स बनाया है। हाइब्रिड किसको बोलते हैं? मैंने अभी बताया आपको, जिसमें दोनों ही जीन्स आइडेंटिकल ना हो। देखो दोनों ही अलग है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। तो जहां पर डोमिनेंट और रिसेसिव जीन किसी बॉडी में होते हैं, दोनों ही होते हैं, तो उसको हम ऐसी बॉडी को क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। हाइब्रिड बोलो या क्या बोल सकते हैं? हेट्रोजाइगस। हाइब्रिड बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? हेट्रोजाइगस। और जिसकी बॉडी में बिल्कुल आइडेंटिकल जीन्स हो, चाहे डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, बट आइडेंटिकल हो। देखो दोनों एग्जांपल, एक एग्जांपल ये रहा और एक एग्जांपल ये दोनों ही प्योर फॉर्म है। प्योर बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? होमोजाइगस। होमोजाइगस क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल आइडेंटिकल जीन्स है, एक कैरेक्टर की, एक ही कैरेक्टर की। ऐसे कई सारे कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने जो कैरेक्टर चूज किया है टी हम किसके लिए यूज करते हैं? ये भी सुन लो, टी हम यूज करते हैं हाइट के लिए। जो हाइट कैरेक्टर है उसके लिए हम कैपिटल टी या स्मॉल टी यूज करते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो हाइट में कौन कौन से ट्रेट्स हैं उस कैरेक्टर की। अब हाइट क्या है? कैरेक्टर के अंदर क्या होते हैं? ट्रेट्स। अब ट्रेट्स किसी भी कैरेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं, मैंने आपको पहले बता चुका हूं। या तो वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। तो वो आपको पता करना है कि ये पता होना चाहिए आपको कि टॉलनेस वाला डोमिनेंट है या ड्वार्फनेस वाला डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव होगा, ठीक है। तो इसलिए मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको तो पता था, उसने सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया था कि जो टॉलनेस है, टॉलनेस क्या है? ट्रेट किसकी? हाइट कैरेक्टर की। टॉलनेस इज अ ट्रेट ऑफ हाइट कैरेक्टर एंड इट इज डोमिनेंट आल्सो। उसको पता था कि डोमिनेंट है, ठीक है, ओके। और जो स्मॉल टी है वो क्या है? वो ड्वार्फनेस है, किसकी? हाइट कैरेक्टर की, और वो रिसेसिव फैक्टर है, वो नहीं शो कर पाता अपने आपको डोमिनेंट के आगे। तो अभी आपको हमने कौन कौन से टर्म डिस्कस किए हैं? होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, ठीक है। ये चार ही हमने टर्म्स डिस्कस कर लिए हैं, बाकी अभी रह गई हैं। तो अभी तक हमने जो व्हाई ही चूज द पी प्लांट, फर्स्ट है प्योर वैरायटीज आर अवेलेबल, कि मार्केट के अंदर बहुत इजीली मिल जाते हैं पी प्लांट जो प्योर है, यानी जिनके जीन्स आइडेंटिकल है, ठीक है। हम अगर ह्यूमंस को फाइंड आउट करने चले जाओ तो पता नहीं चलेगा कि प्योर कौन सा, हाइब्रिड कौन सा, मिक्सअप है। बट पी के साथ ऐसा नहीं है, पी प्लांट आपको प्योर मिल जाते हैं, ठीक है।
तभी पॉसिबल हो पाएगा ना, तब हम करेक्टर को बहुत अच्छी तरह स्टडी कर पाएंगे कि कौन से आगे जाते हैं कौन से नहीं जाते। नेक्स्ट है इजिली डिटेक्टेड कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। ऐसे करेक्टर्स इसके पास अवेलेबल हैं जो इजिली ऑब्जर्वेबल हैं, डिटेक्टेबल हैं, आप आंखों से देख सकते हो कि हाँ ये करेक्टर है। जैसे कि 7 करेक्टर्स होते हैं पी प्लांट में। कौन कौन से? पी प्लांट के सीड की शेप, सीड का कलर, फ्लावर का कलर जो पी प्लांट पे आता है, पोड, पोड वो होता है जिसके अंदर मटर के दाने होते हैं, उसको पोड बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम छील के मटर निकालते हैं। पोड की शेप कैसी है, पोड का कलर कैसा है, फ्लावर जो फ्लावर लगते हैं उस फ्लावर की पोजीशन क्या है, फ्लावर का कलर कैसा है, स्टेम की हाइट क्या है, यानी जो पी प्लांट है उसकी हाइट कितनी है। ये 7 करेक्टर्स हैं पी प्लांट्स के और बहुत इजीली आंखों से दिख जाते हैं। यू कैन इजीली वॉच द सीड शेप, यू कैन इजीली वॉच द सीड कलर। हम देख सकते हैं कि सीड का कलर कैसा है, ग्रीन है या येलो है। वी कैन इजीली वॉच द फ्लावर कलर कि वॉयलेट है या व्हाइट है, ठीक है, वो उनके ट्रेट्स हैं। तो हर जितने भी करेक्टर्स मैंने यहां पर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये सबके सब क्या है, करेक्टर्स। और करेक्टर्स को हम इजीली डिस्टिंग्विशेबल, वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश द करेक्टर्स इनटू ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या है, एक्सप्रेशन, किसके, करेक्टर के। तो जो सीड शेप है तो 2 टाइप के ट्रेट्स हो सकते हैं। कौन कौन से? या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। सीड कलर की बात करते हैं तो इसके ये करेक्टर है, करेक्टर की ट्रेट्स होती हैं। और कौन से ट्रेट्स हैं यहां पर मेंशन करेंगे, 2 ट्रेट्स हैं कलर की, या तो ग्रीन या येलो, क्योंकि पी प्लांट के अंदर पास यही चीजें होती हैं, ठीक है ना। फ्लावर कलर की बात करते हैं कि जो फ्लावर है, जो पी प्लांट का फ्लावर है, वो एक फ्लावर का कलर क्या है, करेक्टर है। और करेक्टर की हमेशा क्या होती है, ट्रेट्स। और ट्रेट्स यहां पर 2 टाइप की ट्रेट्स है। कौन कौन सी है, वॉयलेट या व्हाइट कलर के फ्लावर होंगे। पोड शेप की बात करें, शेप या तो यहां पर राउंड है या रिंकल्ड है, यानी स्ट्रेट या रिंकल्ड। पोड की शेप ऐसी होती है, ये स्ट्रेट है, ठीक है। रिंकल्ड होगी जब ये स्क्वीज हो जाएगी, ये रिंकल्ड में आ जाएगी। पोड कलर की बात करते हैं कि ये जो पोड कलर है ये करेक्टर है। इसकी ट्रेट्स कितनी होगी, 2 टाइप की, यहां पर 2 टाइप की है। कौन कौन सी है, या तो वो ग्रीन कलर का है या येलो कलर का पोड है। फ्लावर की पोजीशन, जो प्लांट में फ्लावर लगते हैं, या तो फ्लावर टॉप पोजीशन पे लगता है, ये इसकी एक्सियल पोजीशन है, या फ्लावर साइड में लगता है यहां पर, ठीक है, वो साइड की पोजीशन है। स्टेम हाइट की बात करें कि जो प्लांट है वो टॉल है या छोटा है, टॉल है या ड्वार्फ है। तो जो मैंने यहां पर डिस्कस की हैं, दीज आर द ट्रेट्स एंड दीज आर द करेक्टर्स, ठीक है। और हम हमेशा इंग्लिश के ये वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अल्फाबेट, सिंबल्स यूज करेंगे। whenever we write the alleles, whenever we write the genes, we have to use the alphabetical symbol, ठीक है। कैपिटल यूज फॉर द डोमिनेंट जीन्स एंड स्मॉल इज यूज फॉर द रिसेसिव जीन्स, ओके। Number 3, why he choose the pea plant? Number 3 point, crossbreed manually. You can easily crossbreed the pea plants manually. यानी अपने हाथ से ही अगर पोलन्स को आप स्टिग्मा के ऊपर लेके आ जाएंगे तो क्रॉस पोलिनेशन हो जाती है। नेक्स्ट है अंडरगोज सेल्फ पोलिनेशन, ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एफर्ट खुद ही सेल्फ पोलिनेशन कर लेता है, फ्लावर क्लोज हो जाता है और सेल्फ पोलिनेशन करता है। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस, कि जब भी सीड्स आते हैं पी प्लांट्स में तो काफी ज्यादा आते हैं। ज्यादा सीड्स का मतलब ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज्यादा बच्चे बन रहे हैं। तो यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट सिमिलैरिटीज, उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, उनकी सिमिलैरिटीज को मैच कर सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो उनको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट के साथ। अगर एक ही आएगा तो आपको बार बार अगेन एंड अगेन बार बार आपको नए नए प्लांट्स जर्मिनेट करने पड़ेंगे, जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन एक ही जनरेशन में कई सारे सीड्स बनते हैं, इसलिए इजी होता है अपने रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना, ठीक है। अब बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे ना तो आप बहुत अच्छा उनको कंपेयर करोगे आपस में। तो ये भी था रीजन चूज करने का। एक है कि साल में सिर्फ एक बार ही सीड लगते हैं इसमें, यानी जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे वो 1 टाइम होंगे इन अ ईयर, ठीक है। तो बार बार ऐसे नहीं है कि 2 मंथ्स 3 मंथ्स आपको बार बार आना पड़ता है साथ। और केयर टेकिंग काफी कम है, आपका ऐसे नहीं है कि बहुत डेली पानी देना है, उसको मैन्योर प्रोवाइड करना है, ऐसा भी नहीं है। केयर टेकिंग बिल्कुल भी बहुत काफी कम है इसके अंदर। इसीलिए उन्होंने इन ऑप्शंस की वजह से पी प्लांट को सिलेक्ट किया और अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस in my second video of today's lecture.